नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आजकल आपने एक शब्द तो बहुत सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट, और आप सब इसका मतलब भी जानते होंगे। और जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बताते हैं कि क्या है ये डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके अपराधियों को पकड़ती हैं। डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत 1990 की दशक में हुई थी, जब इंटरनेट और अन्य डिजिटल तकनीकों का उपयोग आम होने लगा था। उस समय पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके अपराधियों को पकड़ने के लिए करना शुरू कर दिया था। पर आज के समय में किसी भी लाभदायक चीज का गलत उपयोग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर बस कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। आइए बताते हैं आपको कि डिजिटल अरेस्ट का पहला मामला कहां का है। डिजिटल गिरफ्तारी का पहला शिकार एक अमेरिकी नागरिक केविन मिटनिक थे, जिन्हें 1995 में गिरफ्तार किया गया था। मिटनिक एक हैकर थे जिन्होंने कई बड़ी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों की वेबसाइटों पर हमला किया था। मिटनिक की गिरफ्तारी एक बड़ी घटना थी और इसने डिजिटल गिरफ्तारी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। मिटनिक को 1995 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 46 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। मिटनिक की गिरफ्तारी ने डिजिटल गिरफ्तारी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। मिटनिक की गिरफ्तारी के बाद डिजिटल गिरफ्तारी के क्षेत्र में कई नए मामले सामने आए। आजकल डिजिटल गिरफ्तारी एक बड़ी आम बात हो गई है और पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां नियमित रूप से डिजिटल अपराधियों को पकड़ती हैं। भारत में डिजिटल गिरफ्तारी का पहला मामला 2001 में हुआ था। उस समय एक हैकर ने भारतीय सरकार की वेबसाइट पर हमला कर दिया था और महत्वपूर्ण डेटा चोरी कर लिया था। पुलिस ने हैकर को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया नामक एक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य देश में डिजिटल साक्षरता और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना था। डिजिटल इंडिया योजना के तहत सरकार ने कई पहल शुरू की, जिनमें ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति और साइबर सुरक्षा भी शामिल थे। डिजिटल गिरफ्तारी के लिए कई तकनीकें उपयोग की जाती हैं, जिनमें आईपी ट्रेसिंग, डिजिटल फोरेंसिक और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी शामिल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट कैसे होते हैं। डिजिटल अरेस्ट में धोखाधड़ी के एक आम समस्या है, जिसमें अपराधी लोगों को डिजिटल गिरफ्तारी के बहाने धोखा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि डिजिटल गिरफ्तारी में धोखाधड़ी कैसे होती है। इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट में धोखाधड़ी के तरीके क्या क्या हैं। तो पहला तरीका है फोन कॉल। अपराधी लोगों को फोन कॉल करके डिजिटल गिरफ्तारी के बहाने धोखा देते हैं। वे खुद को पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी बताते हैं और लोगों से पैसे ठग लेते हैं। दूसरा तरीका है मैसेजेस। अपराधी लोगों को मैसेजेस भेजकर डिजिटल गिरफ्तारी के बहाने धोखा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और उन्हें पैसे देने के लिए कहते हैं। तीसरा है ईमेल। अपराधी लोगों को ईमेल भेजकर डिजिटल गिरफ्तारी के बहाने धोखा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और उन्हें पैसे देने के लिए कहा जाता है। चौथा तरीका है सोशल मीडिया, जो कि बहुत आम हो चुका है। अपराधी लोगों को सोशल मीडिया पर मैसेजेस भेजकर डिजिटल गिरफ्तारी के बहाने धोखा देते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और उन्हें पैसे देने के लिए कहा जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट के कुछ केसेस कौन कौन से हैं। तो पहला किस्सा आपको बताते हैं नई दिल्ली की ऋचा मिश्रा का, जो कि 35 वर्ष की हैं और पेशे से एक पत्रकार हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ऋचा मिश्रा वो एक पत्रकार हैं। दरअसल हुआ ये था कि अक्टूबर की 5 तारीख, समय दोपहर 12:15, इंडिया टुडे टेलीविजन की पत्रकार ऋचा मिश्रा अज्ञात नंबर से कॉल आया, उसे उठाती हैं। उधर से आवाज आती है, मैं फेडेक्स से करण वर्मा बोल रहा हूँ, आपने एक कुरियर भेजा है। इस पर ऋचा कहती हैं कि कोई कुरियर नहीं भेजा। जवाब आता है, मुंबई एयरपोर्ट पर एक बरामदगी हुई है, आपके नाम पर संदिग्ध चीजें मिली हैं। ऋचा थोड़ी ढीली पड़ जाती हैं। किस किस्म की चीजें? 5 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड और 200 ग्राम MDMA। वो चौंक जाती हैं। MDMA? वो कहता है, ड्रग्स मैम, आपके आधार कार्ड का कोई दुरुपयोग कर रहा हो सकता है। फिर वो उनकी बात कथित तौर पर मुंबई पुलिस के किसी विनय कुमार चौधरी से करवाता है। वो कहता है, ड्रग स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। ऋचा बताती हैं कि वो 2 घंटे तक परेशान करते रहे।
उनके पास पूरी जानकारी थी। ऋचा की दिनचर्या, उनका परिवार, उनके डर, पैसे की कोई मांग नहीं की, पर उनका मंसूबा 7 दिनों तक मुझे फंसाए रखने का था। हर 2 घंटे बाद वो अपडेट मांगते और लगातार डराए रखते। उधर से आवाज कुछ रुकी तो ऋचा ने एक रिश्तेदार और दफ्तर में एक साथी को फोन किया। उन्होंने बताया कि ये कोई फर्जीवाड़ा है। बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन वो कहती हैं कि दम घोंटू खौफ बना हुआ है। डिजिटल अरेस्ट यानी आपका जैसा कुछ खो गया हो। अभी फर्जीवाड़े का साया हट चुका है, तब भी रह रहकर खौफ ज्यादा कर जाता है। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला किस्सा और सामने आया था। बात है अगस्त की एक सुबह। ये सब कुछ एक व्हाट्सएप कॉल के साथ शुरू हुआ, जिसे रिटायर आईजीपी ने बिना कुछ सोचे समझे उठा लिया था। दूसरी तरफ से आई आवाज में एकदम पेशेवर विनम्रता थी। कॉल करने वाला बोला, सर, ये कॉल मुंबई कस्टम्स की तरफ से की गई है। आपके आधार से जुड़ा एक पैकेज रोका गया है। हमारे लिए जानकारी को तुरंत सत्यापित करना जरूरी है। कभी संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके विकास ने कोई हिचकिचाहट दिखाए बिना अपने आधार की जानकारी दे दी। साथ ही बताया कि 1 महीने पहले उनका सेल फोन खो गया था और उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इस पर कॉलर ने कहा, ओ सर, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। किसी ने फोन से आपका डेटा एक्सेस कर लिया होगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं इस मामले को सीबीआई तक पहुंचाता हूं। विकास कुछ कहते इससे पहले कॉल को दूसरी फोन लाइन पर ट्रांसफर कर दिया गया। बैकग्राउंड में वायरलेस सेट की आवाज गूंज रही थी। तभी एक रौबदार आवाज गूंजी, इस आदमी को फौरन गिरफ्तार करो। इसका नाम ड्रग तस्करी में शामिल है। छापे में उसके नाम से फर्जी पासपोर्ट और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। विकास हक्का बक्का रह गए। जब तक कुछ समझ पाते, उनके फोन की स्क्रीन पर वीडियो कॉल आने लगी। दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति ने सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसके पीछे सीबीआई का प्रतीक चिन्ह प्रमुखता से नजर आ रहा था। चेहरे के भाव एकदम गंभीर थे। उस व्यक्ति ने कहा कि मिस्टर विकास, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके बैंक खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर थाईलैंड में बाल तस्करी और अंग प्रत्यारोपण से जुड़े मामलों में 380 करोड़ रुपए के लेन देन में किया गया है। हमने उन माता पिता की पहचान की है जिन्होंने अपने बच्चों को बचाने की उम्मीद में आपके आधार से जुड़े खातों में पैसे जमा किए हैं। आरोप पूरी तरह बेतुका था। विकास ने कुछ सोचते हुए कहा, ये सच नहीं है। अधिकारी ने तुरंत अपना स्वर नरम करते हुए कहा, सर, ये साफ साफ आपके आईडी डिटेल का दुरुपयोग है, लेकिन आपका नाम क्लियर करने के लिए हमें एक औपचारिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। बस फिर क्या था, पूरा जाल बिछ चुका था। अगले कुछ घंटे विकास ने खुद को एक गंभीर संकट में फंसा हुआ पाया। अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई और सीबीआई टीम वाला एक उच्च स्तरीय पैनल पूरा मामला देख रहा है। उसके बाद कॉल करने वाला बोला, वे एक सुरक्षित रकम जमा करने को कह रहे हैं जो बाद में वापस हो जाएगी। इससे मामले की जांच में सहयोग करने की आपके इरादे साफ करेगा। समस्या को हल करने का ये सबसे जल्द और आसान तरीका है। विकास ने हिचकिचाहट दिखाई तो उस व्यक्ति ने उन्हें आश्वस्त किया, आपको हर भुगतान के लिए मुहरबंद प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। अब तक वो विकास को पूरी तरह झांसे में ले चुका था। धोखेबाजों ने उनकी बचत के बारे में पूछा और बातों बातों में सभी वित्तीय संपत्तियों के बारे में जानकारी हासिल कर ली। पहले तो विकास ने थोड़ा विरोध भी किया, लेकिन उन लोगों के बेहद शिष्टाचार के साथ पेश आने और उनके सम्मान की रक्षा करने पर जोर देने से वे कमजोर पड़ गए। उन्होंने अपने सभी फंड का ब्यौरा दिया तो कॉल करने वाले ने कहा, आपको रकम निकालनी होगी। विकास ने उनकी बात मान ली। अगले 20 दिनों में 4 बार वो अपने बैंक गए और पैसे निकाले। हर ट्रांसफर के बाद एक मुहर लगा प्रमाण पत्र मिल जाता था, जो मोटे तौर पर जायज और प्रामाणिक लगता था। तब तक विकास ने अखबार पढ़ना, समाचार देखना, यहाँ तक कि परिवार से बात करना भी बंद कर दिया था। घोटालेबाजों ने चेतावनी दे रखी थी कि उनका फोन निगरानी में है। उनका कहना था, अगर आप इस मामले का किसी से भी जिक्र करते हैं तो वो भी फंस जाएगा। विकास बेंगलुरु में नौकरी करने वाला अपनी बेटी या दामाद को इस मामले में घसीटे जाने के बारे में तो सपने भी नहीं देख सकता था। 21वें दिन तक विकास 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुके थे। फिर भी कॉल जारी रहे और 22 लाख रुपए की मांग की गई। अब तक उनके लिए पैसों का इंतजाम करना मुश्किल हो चुका था। तभी एक दोस्त आया। उसने विकास को बेचैन देखकर इसका कारण बताने का दबाव डाला। विकास आखिरकार टूट गए और उन्होंने सारी आपबीती अपने दोस्त को बता डाली। इसके बाद वे दोनों राज्य के डीजीपी के पास गए, जो उनके पूर्व सहकर्मी थे। डीजीपी ये सब जानकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह के झांसे में कैसे आ सकते हो? लेकिन सवाल जवाब के लिए समय नहीं बचा था।
पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की, बैंकों को अलर्ट किया और लेन देन का पता लगाया। अच्छी बात यह रही कि मुंबई में एक फ्रीज किए गए खाते में 1.7 करोड़ रुपए मिले। बाद में विकास ने कबूला कि जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि उन्होंने मेरे दिमाग को कैसे नियंत्रित किया। उन्होंने इस कदर डर पैदा कर दिया, इतने सम्मान के साथ बात की कि मैं उनसे सवाल ही नहीं कर पाया। मैं अपने ही घर में अपने ही दिमाग का कैदी बनकर रह गया। भारत में डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार जनवरी से अप्रैल 2024 तक डिजिटल गिरफ्तारी के 0.74 मिलियन मामले आ चुके हैं। इसके अलावा 2023 में 1.5 मिलियन और 2022 में 0.96 मिलियन शिकायतें दर्ज की गई हैं। परेशान मत होइए, यहाँ तक तो हमने आपको बताया कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे होता है। अब हम आपको बताएंगे कि डिजिटल अरेस्ट में धोखाधड़ी से बचने के तरीके क्या हैं। पहला तरीका है पुलिस को संपर्क करें। जी हाँ, अगर आपको डिजिटल गिरफ्तारी के बहाने कोई फोन कॉल करता है या मैसेज करता है तो तुरंत आपको पुलिस से संपर्क करना चाहिए। दूसरा तरीका है पैसे बिल्कुल ना दें। किसी भी अपराधी को पैसे ना दें जो आपको डिजिटल गिरफ्तारी के बहाने धोखा दे रहा है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करें और किसी भी अपराधी को अपनी जानकारी ना दें। सोशल मीडिया पर भी सावधानी बरतनी चाहिए। सोशल मीडिया पर सावधानी बरतें और किसी भी अपराधी को अपनी जानकारियां ना दें। आशा है कि इस पूरी जानकारी का ये फायदा होगा कि इस जानकारी को देखने और सुनने वाला डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से बच सकता है। आशा है कि इस पूरी जानकारी का ये फायदा होगा कि इस जानकारी को देखने और सुनने वाला डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से बच सकता है। इसलिए कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें, सतर्क रहें और सावधान रहें। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए आप जी मीडिया टुडे।